नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के एक मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न मिलेंगे, शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न मिलेंगे, जीवन कौशल के 10 प्रश्न मिलेंगे, करंट अफेयर के 15 प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण अध्ययन के 10 प्रश्न मिलेंगे, विज्ञान के 10 प्रश्न मिलेंगे और सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न मिलेंगे। यानी कि 7 विषय आपको यहाँ पर एक साथ मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है या फिर जो आज का मॉडल पेपर है वो आपको कैसा लगे। टोटल आपको यहाँ पर 60 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से 20 प्रश्न मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर आपका आकलन भी करना है साथ साथ। तो पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम नहीं। यहाँ पर देखिए, दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा या फिर पत्राचार शिक्षा। तो यहाँ पर मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन और पत्राचार शिक्षा, ये तीनों ही दूरस्थ शिक्षा के नाम है, लेकिन जो सह शिक्षा है ये दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिय, मांसपेशियों की क्षमता अनोखी हो। यहाँ कथन, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया हुआ है, ये किसका है पूछा गया है, फिर से दोहरा लेते हैं। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिय, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हो। यहाँ कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है, हिवर्ड का है, क्रिक का है या फिर हैवेट एंड फोर्नेस का है। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये क्रो एंड क्रो का कथन है। तीसरा प्रश्न, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। आंकलिक मूल्यांकन में किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है या फिर दक्षता मूल्यांकन में किया जाता है। तो याद रखिएगा, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन है ये मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। कहाँ पर होता है, मौखिक मूल्यांकन में होता है। चौथा प्रश्न, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। इलाहाबाद में है, वाराणसी में है, लखनऊ में है या फिर मेरठ में है। राइट आंसर आपका होगा लखनऊ में। याद रखिएगा, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय होगा ये कहाँ पर स्थित होगा, लखनऊ में होगा। पठन की संपर्क विधि जिसमें चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा प्रचारित की गई है। फ्रोबेल द्वारा, मोंटेसरी द्वारा, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा या फिर रास द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा मोंटेसरी द्वारा। ये किसके द्वारा प्रचारित की गई है, तो मोंटेसरी द्वारा प्रचारित की गई है। व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है इसके बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दी गई है, मन, ड्रेवर, आलपोर्ट या फिर मार्टिन प्रिंस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आलपोर्ट, गार्डन आलपोर्ट द्वारा यहाँ जो परिभाषा है ये दी गई है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यता की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यहाँ पर देखिए, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यता की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। कौन थे, रूसो, फ्रायड, डार्विन या फिर एडलर। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डार्विन। याद रखिएगा, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यता की विजय सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन होंगे, डार्विन होंगे। सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती। यहाँ पर देखिए, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जटिलता पसंद, स्वतंत्र निर्णय और स्वाग्राही, साथ में रचनात्मक, मौलिकता, लचीलापन, ये सभी किसकी विशेषता है, सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता है। यहाँ पर जो नियम का पालन है ये सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नियम का पालन। अगला प्रश्न है नवा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षण का ज्ञान, कक्षा की ऐसी गतिविधियाँ जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या फिर अनुभव द्वारा सीखना। तो राइट आंसर आपका होगा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये शिक्षण
को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वाचन को वाचन करते समय पुस्तक को पकड़ना चाहिए, बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, दोनों हाथ में, या फिर पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वाचन को वाचन करते समय जो पुस्तक को पकड़ना चाहिए वो हमेशा बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए। किस हाथ से? बाएं हाथ से। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति के आधार पर किस विद्वान ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए? यहाँ पर देखिए, किसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं मानव प्रकृति के आधार पर? तो ये बताए हैं कार्ल युंग द्वारा। किसके द्वारा? युंग द्वारा बताए गए हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। याद होगा आपको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में। ये 3 जो प्रकार हैं कि किसके द्वारा बताए गए हैं? कार्ल युंग के द्वारा बताए गए हैं, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किसमें होता है? शेष अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है, या फिर किशोरावस्था में होता है? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा, किशोरावस्था में जो बुद्धि का विकास होता है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दें, जो बाधा डाल रहे हो उसे दंडित करें, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, या फिर कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह ना करें। क्या करना चाहिए? राइट आंसर आपका होगा जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है? समस्या समाधान विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रक्रिया विधि, या फिर संप्रत्यय विधि? यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है? राइट आंसर आपका होगा समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि द्वारा छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? यहाँ पर देखिए, शिक्षण विधि कौन सी नहीं है पूछा गया है। व्याख्यान विधि, वर्णन विधि, रुचि का सिद्धांत, या फिर प्रयोग प्रदर्शन विधि? यहाँ पर पूछा गया है आपसे कौन सी विधि, कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? राइट आंसर आपका होगा रुचि का सिद्धांत। जो रुचि का सिद्धांत है एक प्रकार का सिद्धांत है, ना कि विधि है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, सीधा सीधा यहाँ पर सिद्धांत लिखा हुआ है। तो रुचि का जो है ये सिद्धांत है, ना कि विधि है। व्याख्यान विधि, वर्णन विधि और प्रयोग दर्शन विधि, ये तीनों ही विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर रुचि का सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती, यहाँ पर देखिए प्रमुख चुनौती आपको बताना है। प्रशिक्षण शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, या फिर उपरोक्त सभी 4 विकल्प आपने पढ़े वे सही। आपको इसका सही आंसर लग गया होगा कि यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होने वाला है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शासकीय उदासीनता ये शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में त्रिआयामी प्रकृतियों का प्रयोग किन बालकों के शिक्षण के लिए किया जाता है? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाक बाधित, या फिर अस्थि बाधित? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जानकारी होना चाहिए इस प्रश्न की। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दृष्टि बाधित। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में त्रिआयामी प्रकृतियों का प्रयोग ये दृष्टि बाधित बालकों के शिक्षण के लिए किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने संबंधी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है, प्रयोग है, सहभागिता है, भ्रमण है, या फिर योग्यता है? राइट आंसर आपका होगा सहभागिता। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने संबंधी सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की जो कुंजी होगी वो सहभागिता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र मूल्यांकन के चतुर्थ सोपान की ओर संकेत करता है? यहाँ पर देखिए चतुर्थ सोपान के बारे में पूछा गया है। नियोजन है, मूल्यांकन है, पदों की रचना करना है, या फिर परीक्षा की जांच करना है? तो यहाँ पर चतुर्थ सोपान के बारे में पूछा गया है, तो वो क्या होगा? आपका मूल्यांकन होगा। पहले नंबर पर क्या होगा? याद रखिएगा, पहले नंबर पर होगा आपका नियोजन, दूसरे नंबर पर होगा पदों की रचना करना, तीसरे नंबर पर होगा परीक्षा की जांच करना, और चौथे नंबर पर होगा आपका मूल्यांकन। पहला पद पूछे तो आपका नियोजन होगा, दूसरा पद
पदों की रचना करना, तीसरा पद परीक्षा की जांच करना और चौथा पद मूल्यांकन। तो इन पद या फिर सोपानों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए यहाँ पर 20वां प्रश्न है सॉरी, सर्वप्रथम व्यक्तित्व के 4 अर्थ किसने बताए। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम व्यक्तित्व के 4 अर्थ किसके द्वारा बताए गए हैं। आगस्टाइन के द्वारा, सिसरो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या फिर प्लेटो के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम व्यक्तित्व के जो 4 अर्थ बताए गए हैं ये सिसरो के द्वारा बताए गए। किसके द्वारा? सिसरो के द्वारा बताए गए। यहाँ पर 20 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं और अब यहाँ पर हम करंट अफेयर के 10 प्रश्न के बारे में 15 प्रश्न यहाँ पर हमने करंट अफेयर के लिए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न है आपका, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा की नीति हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, झारखंड या फिर कर्नाटक। राइट आंसर आपका होगा तमिलनाडु। याद रखिएगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा की जो नीति है वो हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है। चेस्ट एक्सरे से कोविड पता लगाया जा सकेगा, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा चेस्ट एक्सरे से कोविड पता लगाया जा सकता है, इसका इनके द्वारा विकास किया गया है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में किस मिशन की घोषणा की गई है। आदित्य L1, आदित्य L2, आदित्य L3 या फिर आदित्य L4। इसरो द्वारा हाल ही में किस मिशन की घोषणा की गई है, तो इनके द्वारा आदित्य L1 की घोषणा हाल ही में इसरो द्वारा की गई है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये मध्य प्रदेश राज्य में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। रोजर फेडरर, जोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका सही होगा राफेल नडाल। याद रखिएगा ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एपी सेवा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा एपी सेवा पोर्टल ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। महिला एशियाई कप हॉकी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। सऊदी अरब, भारत, चीन या फिर ओमान। राइट आंसर आपका होगा ओमान। याद रखिएगा महिला एशियाई कप हॉकी 2022 का जो आयोजन किया गया है ये ओमान में किया गया है। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 कब मनाया गया है। यहाँ पर देखिए विश्व कुष्ठ दिवस के बारे में बताना है आपको। 2022 में कब मनाया गया है। 25 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या फिर 28 जनवरी। सही आंसर होगा 30 जनवरी। याद रखिएगा विश्व कुष्ठ दिवस 2022 ये 30 जनवरी को मनाया गया है। पोप्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर RBI। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा पेटीएम। जो पोप्स है ये पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 जनवरी 2022 को शहीद दिवस मनाया गया है। 74वां, 73वां, 71वां या फिर 72वां। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा 30 जनवरी 2022 को जो शहीद दिवस है ये 74वां मनाया गया है। कौन सा 74वां दिवस मनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। नोएडा में, अहमदाबाद में, गुड़गांव में या फिर इंदौर में। राइट आंसर आपका होगा गुड़गांव में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ये गुड़गांव में स्थापित किया गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर है। डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ये तीनों ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा।
विशिष्ट सेवा पदक हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन को, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को या फिर मीराबाई चानू को? तो विशिष्ट सेवा पदक जो है ये नीरज चोपड़ा को हाल ही में प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? 30, 27, 28 या फिर 29? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 है ये 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। यहाँ पर कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 28 जनवरी? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करेंगे विज्ञान की। अभी हाल ही में करंट अफेयर के 15 प्रश्न समाप्त हुए। अब बात करेंगे विज्ञान के 10 प्रश्नों के बारे में। तो एनीमोमीटर किसका मापन करती है? यहाँ पर देखिए, या फिर माप करती है। एनीमोमीटर के बारे में पूछा गया है। प्रकाश की गति, वायु की गति, जलधारा की गति या फिर उपग्रह की गति? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वायु की गति। एनीमोमीटर ये वायु की गति का मापन करती है, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कोशिकाओं के अध्ययन को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है, फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, न्यूक्लियोलॉजी भी कहा जाता है या फिर सेलोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को? तो याद रखिएगा, इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, संक्रमण धातुओं की एक विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर कम विद्युत ऋणात्मक, कम आयनीकरण ऊर्जा और तन्यता, ये तीनों ही संक्रमण धातुओं की विशेषता होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ये संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? यहाँ पर देखिए, सबसे शुद्ध रूप कार्बन का बताना है। एंथ्रोसाइड का जल, ग्रेफाइट या फिर लकड़ी का कोयला? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा एंथ्रासाइड। यहाँ पर कार्बन का सबसे शुद्ध रूप पूछा गया था, तो एंथ्रोसाइड यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम सल्फेट डेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट डेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम पूछा गया है। एप्सम सोल्ट है, बोरेक्स है, जिप्सम है या फिर लाइम है? राइट आंसर आपका होगा एप्सम सॉल्ट। ये जो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, इसका साधारण नाम क्या होगा? तो एप्सम साल्ट होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर या फिर पावला? तो रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है, तो ये लैंड स्टीनर के द्वारा खोज की गई थी, रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता? यहाँ पर देखिए, क्या परिवर्तित नहीं होता है पूछा गया है। त्वरण, गति, अंतर या फिर स्थितिज ऊर्जा? तो यहाँ पर गति, अंतर और स्थितिज ऊर्जा में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन त्वरण में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? त्वरण। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो त्वरण में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है, सरल सा है, 7, 5, 3, 2। तो सभी को पता है कि जो पानी का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है या फिर रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? यहाँ पर देखिए, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है पूछा गया है। ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा आपका विटामिन डी। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। 10 प्रश्न आपके यहाँ पर विज्ञान के समाप्त हुए। अब पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है 15 अगस्त 1947, 48,
49 या फिर 50। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया है पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर कैल्शियम। सभी को पता है, यह भी सरल सा प्रश्न है। जो भूपर पट्टी द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पूछा गया है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई। यहाँ पर देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई के बारे में पूछा गया है। हल्दिया, डिगबोई, कोयली या फिर मथुरा। राइट आंसर आपका होगा डिगबोई। याद रखिएगा जो डिगबोई है ये एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यहाँ पर भारत में वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल नहीं है। व्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलज। तो यहाँ पर व्यास, चिनाब और रावी ये जो तीनों नदी है इनका जो उद्गम स्थल है ये भारत में है, लेकिन सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये भारत में नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। गुरु शिखर, शेर, दोता बेट्टा या फिर अमरकंटक। तो ये कहलाता है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर कहलाता है ये गुरु शिखर कहलाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइन्स या फिर सागर तट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको सभी को पता है किससे संबंधित होगा, तो ये ओजोन क्षय से संबंधित होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है भारत को कितने भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। 5, 6, 4 या फिर 7। तो भारत में जो भूकंपी जोखिम अंचल है इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। नाबार्ड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। 1 डिग्री से देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है पूछा गया है। 2 मिनट, 24 घंटा, 4 मिनट या फिर 5 मिनट। तो ये लेती है 4 मिनट का। कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1982, 86, 92 या फिर 96। सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये है, ये 1986 को पारित हुआ था। तो यहीं पर पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम 5 प्रश्न कंप्यूटर के ले लेते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न सुपर टेट में कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, प्रधान डाकघर राजस्थान या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। भारत का पहला कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हुआ था भारत का पहला कंप्यूटर। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। कंप्यूटर में लेन, LAN का पूरा नाम बताएं। यहाँ पर देखिए लेन का पूरा नाम आपको बताना है, क्या होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉयल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क एरिया ऑफ लंदन या फिर लोकल एडजस्ट नोट। यहाँ पर कंप्यूटर में लेन का पूरा नाम बताना है, तो लेन का पूरा नाम होता है L से होता है लोकल, A से होता है एरिया और N से होता है नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये लेन का पूरा नाम होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम पूछा गया है ENIAC, पेनिसियल, सुपर कंप्यूटर या फिर डेल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ENIAC। याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ये ENIAC होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर जो IC लगी होती है कंप्यूटर में उसका अर्थ बताना है। इंटीग्रेटेड कैपेसिटर, इंटीग्रेटर सेल, एकीकृत प्रतिरोध या फिर एकीकृत परिपथ। तो ये होता है कंप्यूटर में जो IC का अर्थ होता है वो एकीकृत परिपथ होता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न जैसा कि मैंने बताया था, टोटल आपको 60 प्रश्न मिलने वाले हैं। कंप्यूटर में डिलीट की गई जो फाइल है वो किस जगह संग्रहित होती है। फॉर्मेट फोल्डर में, मेन्यू में, रिसाइकल बिन में या फिर कभी
कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए सरल सा प्रश्न है, एक क्यूज के तौर पर ये आंसर मैं दे रहा हूँ। 60 लिख के आपको A, B, C या फिर D आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स के बॉक्स में देना है। और सरल सा प्रश्न सभी को पता है, आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में भी आजकल वो सुविधा हो गई है। तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल किस जगह संग्रहित होती है, ये आपको बताना है। तो आज के जो 60 प्रश्न हैं, जो 7 विषय हमने लिए हैं, वो आपको कैसे लगे, यानी 60 प्रश्न आपको कैसे लगे, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।